दोस्तों नमस्कार। हुआ ये कि 3 नवंबर की तारीख हरियाणा की है। जम्मू कश्मीर को लेकर 30 सितंबर किसी भी हाल में चुनाव का ऐलान हो जाना चाहिए, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया। तो जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर 3 नवंबर तक नई सरकार बन जानी है। लेकिन 26 नवंबर तक महाराष्ट्र में भी सरकार बननी है और एक ही महीने में दो दो राज्यों की तारीख नई सत्ता को लेकर सामने आ चुकी हो, उसके बावजूद भी हरियाणा में चुनाव होंगे लेकिन महाराष्ट्र में नहीं होंगे। यानी जिस देश में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री एक देश और एक चुनाव का ऐलान यह कहकर करते हो कि देखिए यह देश पूरे तरीके से चुनाव में ही उलझा रह जाता है, और अगले ही दिन चुनाव आयोग जिन तारीखों का ऐलान करता है उन तारीखों के साथ यह बात सामने आ जाती है कि असल में अब हरियाणा के चुनाव रिजल्ट जिस दिन आएंगे उसके 24 घंटे के भीतर या 24 घंटे पहले महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान हर हाल में चुनाव आयोग को करना होगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि चुनाव आयोग ने आज जब तारीखों का ऐलान किया तो कहा जम्मू कश्मीर में 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर यानी 3 फेज में वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को चुनाव की गिनती होगी यानी वोटों की गिनती होगी। और हरियाणा में एक ही फेज 1 अक्टूबर यानी जब आखिरी फेज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा होगा उसी दिन हरियाणा में भी वोटिंग होगी और रिजल्ट 4 अक्टूबर को आ जाएगा। अब यहां पर सवाल है कि 4 अक्टूबर से 26 नवंबर जो कि महाराष्ट्र के भीतर नई सरकार बनने का वक्त है, इसमें ध्यान दीजिए तो 2 महीने नहीं 1.5 महीने का वक्त ही बचा होता है, और 1.5 महीने का मतलब होता है 45 दिन, और किसी भी हाल में 25 दिन आपको चुनाव प्रचार के लिए देने ही होते हैं, यह मिनिमम है। 45 दिन पहले दिए जाते थे लेकिन बात खिसकते खिसकते 25 दिन तक आ गई, और चुनाव आयोग इस दौर में यह भी इंडिकेट करने लगा है जरूरी नहीं है कि 25 दिन दिए जाए, आपको 20 और 15 दिन भी दिए जा सकते हैं। अगर उस लिहाज से भी समझें तो 4 अक्टूबर के तुरंत बाद महाराष्ट्र की चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है। तो चुनाव आयोग इस बात से खुश है कि हर महीने वह चुनाव की तारीखों का ऐलान करे, और जो ताकत उसे संवैधानिक तौर पर 6 महीने के दायरे में आने वाले राज्यों को चुनाव को एक साथ कराने की मिली है, वह इस दौर में किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक सत्ता के अनुकूल बिसात बिछाने से जा जुड़ी है। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग की भूमिका पर जिक्र हो, या इस दौर में जो विपक्ष लगातार कहता है कि चुनाव आयोग ने अपना पूरा काम मौजूदा बीजेपी की राजनीतिक सत्ता की राजनीति के अनुकूल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ खुद को जोड़ दिया है और ये हालात क्यों हो चले हैं, तो एक एक पन्नों को हम आज आपके सामने रख देते हैं। और ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग की पारदर्शी भूमिका इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब तारीखों का ऐलान चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया, तो सुनिए जरा। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. And every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October. And everything would be over, wind up on 6th of October. चुनाव आयोग चाहता तो महाराष्ट्र की चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता था, और ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, ऐसा भी नहीं है। बीजेपी की सत्ता दोनों जगहों पर मौजूद है। दोनों राज्यों ने इलेक्शन कमीशन से नहीं कहा था कि आप चुनाव करा लीजिए,
और हरियाणा की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया क्योंकि उसके पास ताकत है, लेकिन महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, जो लगभग 22-23 दिनों के अंतर के बाद होना है। आज ही जम्मू कश्मीर की तारीखों का ऐलान हुआ। जाहिर है जम्मू कश्मीर की तारीखों के ऐलान का मतलब अब वहां पर 10 बरस के बाद वोटिंग होगी। जो धारा 370 और 35A हटाई गई, शायद केंद्र सरकार की इस परीक्षा की घड़ी में अब बड़ी भूमिका वहां की क्षेत्रीय पार्टियों की है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। और इन परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार, जो अभी तक दिल्ली से जम्मू कश्मीर की सत्ता को चला रही थी और वहां के राज्यपाल के जरिए जो मनोज सिन्हा वहां पर हैं, और इस ऐलान से तकरीबन 3 घंटे पहले 200 अधिकारियों के तबादले भी इधर से उधर हो गए। यानी सब कुछ अनुकूल कराने के लिए राज्य सरकार की भूमिका नहीं, बल्कि केंद्र ने अपने तौर पर चुनाव शांतिपूर्ण कैसे हों, अधिकारियों के तबादले कर दिए। तमाम जिलों के जो एसपी और कलेक्टर थे उनमें हेर फेर फेंट दिया गया। हरियाणा के भीतर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो एक लिहाज से नोटिफिकेशन हो गया, और इसका मतलब बहुत साफ है कि अब वहां पर कोई बड़ा पॉलिटिकल निर्णय नहीं लिया जा सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ, देखिए पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, was in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगहों पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। यह लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी नजर खुलकर आ गया। तो क्या इस दौर में महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल नई बिसात बिछाने की सोच दिल्ली की सत्ता ने सोच रखी है और बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है? क्योंकि ध्यान दीजिए, मुंबई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी जो चुनाव 2023 के फरवरी मार्च में होने थे आज तक हुए नहीं है, क्योंकि लगातार यह मैसेज आते रह गया कि वहां पर बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती है। तो जहां चुनाव जीत नहीं सकते हैं तो फिर उसको ताक पर रख दीजिए और टालते चले जाइए, जिससे यह मैसेज निकल कर ना आए कि आपको चुनाव वहां कराना है और करा के आप चुनाव हार गए। यह परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। तो इसी वजह से क्या महाराष्ट्र के भीतर जो नई बिसात बीजेपी बिछा रही है, उस बिसात के दायरे में पहली बार ट्रांसफर पोस्टिंग है। पहली बार कॉरपोरेट को साथ लेने और साथ लाकर खड़े करने की स्थितियों के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीतिक सत्ता पलट जाएगी, यह लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बतला दिया। और इन सब के बीच खास तौर पर जो 2 दशकों से ज्यादा वक्त से शिवसेना और बीजेपी का साथ चला आ रहा था, और इस कॉकटेल को तोड़ पाने में कभी कांग्रेस और एनसीपी सफल हो नहीं पाई। इसलिए नहीं सफल हो पाई क्योंकि दोनों का वोट बैंक जब जुड़ता था तो वह 50% तक पहुंच जाता या उसको पार कर देता था। पहली बार शिवसेना को दिल्ली ने तोड़ा, पहली बार एनसीपी को दिल्ली ने तोड़ा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल की भूमिका जो महाराष्ट्र की थी उसको गैर कानूनी असंवैधानिक करार देना पड़ गया। और अगर महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से निकल गया तो फिर आप कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना नहीं, केरल नहीं, और उस पूरे के पूरे हिस्से में सिर्फ एक गुजरात बचकर खड़ा हो जाएगा, जिसको लेकर राहुल गांधी चिता रहे हैं कि इस बार आपको वहां भी हरा देंगे। यानी बीजेपी की अपनी जमीन जो उसने खड़ी की वह पूरे तरीके से इस दौर में ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। तो बिसात नए तरीके से बिछाने के लिए पहली बार आरएसएस को आगे कर दिया गया है। महाराष्ट्र की चुनावी बिसात आप ही बिछाइए,
क्योंकि बीजेपी के पास जो नेता देवेंद्र फडणवीस हैं वो जाति के लिहाज से वहां की राजनीति में फिट बैठते नहीं हैं, वो ब्राह्मण आते हैं। और दूसरी तरफ नितिन गडकरी, वह भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन नितिन गडकरी की राजनीति के दायरे में उद्धव भी आते हैं, कॉरपोरेट भी आता है, और उस लिहाज से वह उस राजनीति को साधने में माहिर हैं जिस राजनीति के ठीक उलट राजनीति इस दौर में मोदी और शाह ने महाराष्ट्र को लेकर की है। यानी अपनी पार्टी के भीतर भी शहमात का खेल है और बाहर भी शहमात इसी शहमात से निकलकर देनी है, और उसमें क्या एक बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की पहली बार आकर खड़ी हो चुकी है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र के भीतर प्रांत दर प्रांत अब वो बिसात बिछाने की जरूरत बीजेपी को आन पड़ी है, जहां पर वह अपने वोट बैंक के साथ साथ शिवसेना के वोट बैंक को कैसे अपने साथ लाकर खड़ा करे, इसीलिए बाला साहब ठाकरे का नाम, शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के हवाले किया गया। और जरा परिस्थिति को परखिए, जो विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं उसमें वोटिंग में अंतर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत नहीं आया है, लेकिन शिवसेना जो दो हिस्सों में टूटी, अगर दोनों हिस्सों को मिला दीजिए तो तकरीबन 29.5% वोट शिवसेना के हिस्से में गए हैं। एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लगभग 13% वोट मिले और 16.5% वोट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिले, जबकि एक ही शिवसेना जो लड़ रही थी उसको लगभग 16.5% वोट मिलते थे, अब 29.5% यानी 13% वोटों की बढ़ोतरी एक शिवसेना से निकलकर दो शिवसेना में होने से हो गई, और उसमें भी उद्धव ठाकरे के हिस्से में ज्यादा वोट आए बनिस्पत एकनाथ शिंदे के। यानी जो 2 दशकों से जो राजनीति चली आ रही थी उसमें बीजेपी के पास सिवाय खुद के रहने के कुछ नहीं बचा, तो फिर महाराष्ट्र चुनाव में वो कैसे जीतेगी? यहीं से सवाल शुरू होता है 3। पहला सवाल, इस दौर में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका महाराष्ट्र में क्या होगी, इसको तय करना है। दूसरी बड़ी भूमिका है कि आरएसएस अपने तौर पर जिस बिसात को बिछाने की अगुवाई का काम उसे सौंपा गया है, वह किस तरीके से उद्धव ठाकरे या उस शिवसेना को साथ लाने का प्रयास करेगी या बिल्कुल नई रचना वो कर देगी, यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट से बनने वाले परसेप्शन का असर महाराष्ट्र के चुनाव में कैसे डाल पाएं, इसको लेकर होगा। लेकिन इन तीनों परिस्थितियों से हटकर एक भूमिका क्या चुनाव आयोग की भी होनी है, और महाराष्ट्र जब बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण है, जहां पर वो महाराष्ट्र को खोना नहीं चाहती है, तो इसके मतलब बहुत साफ हैं कि महाराष्ट्र का एकदम अलग से चुनाव कराकर एक पूरी बिसात राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बिछाने की जरूरत अब बीजेपी को आन पड़ी। और बीजेपी ने इस दौर में जो महिलाओं के लिए पैसा देने की जो योजना मुफ्त में शुरू की, जो युवाओं के लिए शुरू की, अगर आप उसको भी परखें, 56,000 करोड़ का बोझ इस दौर में एकनाथ शिंदे की सरकार पर पड़ा है, जिसके साथ बीजेपी है। लाडली बहना योजना में जो 21 से 65 उम्र तक की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान हुआ और एक साथ 2 महीने की रकम भी डाली गई, उसका कुल बोझ 46,000 करोड़ का है। और इसके बाद जो युवाओं के लिए लाडला भाई योजना लाई गई, उसमें 12th पास को जो 600 रुपए है, डिप्लोमा धारकों को जो 8,000 है, 12वीं पास को 6,000, डिप्लोमा पास को 8,000, जो ग्रेजुएट है उसको 10,000, ये तकरीबन 10,000 करोड़ का अलग से बोझ है। यानी महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे से 46,000 करोड़, जो युवाओं को दिया जाने वाला है उसमें लगभग 10,000 यानी 56,000 करोड़। और ये परिस्थिति बहुत साफ बतलाती है कि अलग अलग हिस्सों में, वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, नॉर्थ महाराष्ट्र हो, वेस्ट महाराष्ट्र हो, ठाणे, मुंबई, कोकण के इलाके हो, यहां पर जो उसने अध्ययन किया है उसमें एक बड़ी भूमिका क्या वाकई आरएसएस और उससे बड़ी भूमिका क्या चुनाव आयोग की होने वाली है। और ये बिसात को पकड़ पाने में एमवीए चूक जाएगा, क्योंकि एमवीए चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उड़ेगा। आज ही शिवसेना ने कहा, उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह दरअसल स्वाभिमान का चुनाव है, यानी उनके लिए भी अपने अस्तित्व का संकट है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने ही इस्तीफा दिया और अब
जब राज्य में चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बहस में एमवीए ना उलझे, इस पे तो उसने समझौता कर लिया कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा एमएलए होंगे उनका सीएम होगा। लेकिन सवाल है कि दूसरी तरफ मोदी और शाह की बिसात है, आरएसएस की अपनी राजनीतिक सोच है, चुनाव आयोग की अपनी बड़ी भूमिका है, और इन परिस्थितियों के बीच में नौकरशाही का एक बड़ा कॉकटेल है। इन चार परिस्थितियों को लेकर क्या एमवीए सचेत हो पाएगा? राजनीतिक तौर पर उसके सामने जो मुश्किल है, क्या उसे वो साध पाएगा? यह सवाल इस दौर में सबसे चेतावनी के तौर पर एमवीए के सामने खड़ा हुआ है। और अगर इसके सिरे को आपको पकड़ना है तो इसको सिरे को पकड़ने के लिए आप इस रूप में समझिए कि विदर्भ की 62 सीटें में से जो पिछली बार कांग्रेस 15 सीट जीती थी, इस बार वो 32 सीट तक जीतने की स्थिति में है। मराठवाड़ा में कांग्रेस जो 8 सीट जीती थी 46 में से, उसमें वह लगभग तिगुनी सीट की स्थिति में लाने की स्थिति में है। नॉर्थ महाराष्ट्र में जो कांग्रेस 5 सीट जीती थी, इस बार 15 सीट पर आगे है। क्योंकि ओवरऑल जब आप एक परिस्थिति देखते हैं तो 2019 में बीजेपी 103 सीटें जीतती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर लोकसभा की जीत के आसरे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में उसे कन्वर्ट किया जाए तो उसका आंकड़ा घटकर लगभग 78 सीटों पर आ जाता है, 78। और इसके साथ कांग्रेस की संख्या जो 37 सीट थी वह बढ़कर 63 हो जाती है। शिवसेना जो असेंबली सीट में 52 सीटों पर जीती थी पिछली बार, इस बार अगर 57 सीट पर उद्धव ठाकरे ही जीतते हुए दिखाई देते हैं, 39 सीट पर एकनाथ शिंदे, यानी दोनों को अगर लोकसभा से कन्वर्ट आप कर रहे हैं तो फिर इंडिया गठबंधन यानी एमवीए लगभग 155 सीट जीत रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी यानी एनडीए 124 सीट जीत रही है। यह तो लोकसभा चुनाव के अक्स तले है, लेकिन इस चुनाव के बाद की परिस्थितियों को अगर महाराष्ट्र की राजनीति में आप परखना चाहते हैं तो इस रूप में परख लीजिए कि पहली बार जो इनके पास रिपोर्ट आई है वो इसलिए खतरनाक है और इसलिए चुनाव आयोग को यह कहना पड़ा कि अभी महाराष्ट्र चुनाव नहीं करा रहे हैं। उनकी तारीखें तो देखिए 26 नवंबर है और यहां पर 3 नवंबर का जिक्र था, इसीलिए हमको यह करना पड़ गया। और इन बातों को टालते हुए उन्होंने कहा कि इसीलिए हम चुनाव का ऐलान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3 नवंबर और 26 नवंबर में 23 दिनों का फर्क होता है, तो आप 23 दिन रुक जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी। तो 23 दिन रुकने का मतलब यह है कि पिछली बार जो 27 सितंबर की तारीख थी, इस बार वो बढ़कर लगभग अक्टूबर के पहले महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान फर्स्ट हफ्ते में ऐलान होगा महाराष्ट्र के चुनाव का, और फर्स्ट पहले ही वीक में रिजल्ट भी आ जाएंगे हरियाणा, और यानी एक तरफ रिजल्ट का आना, एक तरफ चुनाव का ऐलान होना। भारत के चुनाव आयोग के इतिहास में यह भी अपने तरीके का पहला मौका होगा। लेकिन सवाल यह स्थिति आ क्यों गई? यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर में जो ग्रामीण महाराष्ट्र है उसमें 50% से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन के हक में जा रहे हैं, जो मुश्किल में डाल रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण महाराष्ट्र का हिस्सा महाराष्ट्र के भीतर में अर्बन महाराष्ट्र की तुलना में 20% ज्यादा है, यानी 70-30 का खेल है, इसको ऐसे समझिए। और अपर कास्ट के वोट पहली बार 40% को पार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में, जो पहले कम हुआ करते थे। यही स्थिति मराठाओं के साथ है, जो 40% से ज्यादा इंडिया गठबंधन के साथ है। ओबीसी का आसरा है तो वहां फिर भी चुनौती 40% इंडिया गठबंधन, 50% एनडीए, यानी 10% के हिस्से में ओबीसी का अंतर है। लेकिन दूसरी तरफ दलित वोट जो है ये 10% ज्यादा इंडिया गठबंधन के पास है, लगभग 47%, और दूसरी तरफ लगभग 34%। गरीब और रईसों के भी हिस्से में सुनिए तो गरीबों की तादाद महाराष्ट्र में नीति आयोग के लिहाज से रईसों की तुलना में लगभग 3 गुना है। और रईसों का मतलब जो खास तौर से अपर मिडिल क्लास के दायरे में आ जाते हैं उस लिहाज से है। और यही स्थिति गरीबों के 30% वोट एनडीए के पक्ष में है और लगभग 70% वोट इंडिया के पक्ष में है। क्या वाकई चुनाव आयोग ने बीजेपी के अनुकूल परिस्थितियों को लाकर इस बात का ऐलान किया है? शायद नहीं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हुआ है। तो क्या एक पार्टी के तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका इस दौर में
चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ जुड़ी हुई है और जिस बिसात को दिल्ली बिछाना चाहती है उस बिसात में उसे पता है कि उसकी परीक्षा जम्मू कश्मीर के भीतर होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की परिस्थिति उसने अपने अनुकूल इस लिहाज से बना ली कि परिसीमन जब हुआ तो उसमें जम्मू क्षेत्र में सीटें जो हैं जहां पर बीजेपी का प्रभाव है वहां पर उसकी स्थिति मजबूत है और वो 47 सीट मायने रखती, वहां पर 43 सीट है जम्मू रीजन में और कश्मीर के रीजन में 47 सीटें हैं। गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के अनुकूल हो जाएंगे तो इन परिस्थिति में उसे लगता है कि वहां सरकार बना लेंगे। पिछली बार 87 सीटें थी, इस बार बढ़कर 90 हुई है। पहले 37 सीटें हुआ करती थी जम्मू क्षेत्र में और 40 कश्मीर के क्षेत्र में। इस बार कश्मीर में 47 है लेकिन जम्मू में 43 है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया है और जो धारा 370 और 35A है उसको लेकर भी परीक्षा है और उससे सटे हुए हरियाणा के भीतर का संकट सबसे बड़ा बीजेपी के सामने ये हो चला है कि किसी भी लिहाज से बीजेपी अपने अनुकूल परिस्थिति लोकसभा चुनाव के मद्देनजर या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने बूते बहुमत में आने को तैयार बिल्कुल नहीं है और वोटिंग परसेंटेज भी अगर उसके अनुकूल भी रहे और वो अगर 50% के नीचे रहती है तो फिर उसकी स्थिति और नाजुक हो जाएगी। इसीलिए आखिरी सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश के भीतर में चुनाव आयोग की भूमिका मौजूदा बीजेपी की सत्ता और बीजेपी की राजनीति को साधने वाली है? और जिस बिसात को महाराष्ट्र की राजनीति को अपने अनुकूल करने के लिए बीजेपी बिछाना चाह रही है उसके लिए उसे वक्त चाहिए था और उसी वक्त को निकालकर अब वो उस राजनीति की दिशा में बढ़ना चाहेगी जिससे महाराष्ट्र वो गंवा ना सके। शायद ये महाराष्ट्र के लोगों की परीक्षा का वक्त है।